दोपहर का वक्त था। अपने कमरे में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठे रामनाथ जी चुपचाप खिड़की से बाहर ताक रहे थे। तभी टेबल पर रखा मोबाइल गनगना उठा। उन्होंने मोबाइल उठाया। वो उनके बचपन का दोस्त माधव था। हेलो रामनाथ भाई। रामनाथ जी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। हाँ हाँ बोल माधव। उनकी आवाज़ में थकान और बेबसी थी। दूसरी तरफ से उनके बचपन के दोस्त माधव की जिंदा दिल आवाज़ आई। अरे रामनाथ, मैं माधव बोल रहा हूँ, कैसी है तबीयत? फिर अचानक वह रुक गया। 1 मिनट, ये तेरी आवाज़ को क्या हुआ? सुस्त टूटी सी लग रही है। सब ठीक है न? तुम मायूस क्यों लग रहा है? रामनाथ जी कुछ पल खामोश रहे, फिर एक गहरी ठंडी सांस लेकर बोले, क्या खैरियत बताऊँ माधव? आज अपने ही घर में मेरा दम घुट रहा है। बेटों ने यह मकान बेचने का फैसला कर लिया है। यह सुनते ही माधव सन रह गया। क्या बकवास कर रहा है रमेश और सुरेश? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। और वो? रामनाथ जी एक कड़वी सी हंसी हंस पड़े। हाँ माधव, मुझसे तो कहा कि किसी सरकारी काम के लिए कागजों पर दस्तखत चाहिए। मैं अनपढ़ आदमी, भरोसा कर लिया। अब समझ में आ रहा है कि वो घर बेचने के कागज़ थे। उनकी आवाज़ में बेबसी का एक समंदर हिलोरे ले रहा था। लेकिन क्यों? वो घर तो तुमने माधव की बात बीच में ही रह गई। वजह कहाँ बताते हैं आजकल के बच्चे माधव। माँ बाप को कुछ बताना ज़रूरी ही नहीं समझते। मुझे तो लगता है कि शायद उनकी नौकरी लग गई है किसी दूसरे शहर में या फिर विदेश में। कई दिनों से आपस में कानाफूसी चल रही थी जिसे मैं अनसुना कर रहा था। उनकी आवाज़ एकाएक और धीमी हो गई। लेकिन कल रात सुना मैंने, दरवाजे की ओर से सुरेश कह रहा था रमेश से, आप ठीक कह रहे हैं भैया। वहाँ बाबूजी अपने हम उम्र लोगों के बीच रहेंगे तो उनका मन लग जाएगा। यह कहते कहते रामनाथ जी का दिल कांप गया। माधव, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अब साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की तैयारी हो रही है। उनकी आंखों से आंसू निकलकर गालों की झुर्रियों में खो गए। उन्होंने जल्दी से फ़ोन काट दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जीवन भर का दोस्त उनकी टूटी हुई सिसकियों को सुने। बाहर अंधेरा गहरा रहा था और उनके मन में के अंदर अतीत की यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उन्हें अपना वो पुराना बड़ा सा पुश्तैनी मकान याद आया। 2 मंजिला बड़े आंगन वाला घर, जहाँ शारदा तुलसी को पानी देती थी और बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी। पर जब बच्चों की उच्च शिक्षा का वक्त आया तो पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ गई। पढ़ाई लिखाई का भारी खर्च था। इंजीनियरिंग, MBA, कोचिंग, किताबें। उनका सपना था कि रमेश और सुरेश बड़े आदमी बने। इसके लिए उन्होंने अपना भाई बड़ा घर बेच दिया। तब उन्होंने शारदा से कहा था, देखना एक दिन हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे। इस घर की कुर्बानी उनके भविष्य के सामने कुछ भी नहीं। वह दिन उनकी आंखों के सामने घूम गया जब उन्होंने उस घर का सौदा किया था। अच्छे खासे पैसे हाथ आए। उन पैसों में से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा निकाला और ये छोटा सा मकान खरीद लिया। तंग गलियों वाला, छोटा आंगन, कम जगह, लेकिन दिल में उम्मीद बड़ी थी। बाकी का सारा पैसा उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की नींव में झोंक दिया। वे खुद भूखे सो जाते पर बच्चों की किताबों के लिए पैसे ज़रूर जुटाते। उन्होंने अपने हर सपने को कुर्बान किया सिर्फ इस आस में कि उनके बेटे एक दिन नाम रोशन करेंगे और बुढ़ापे में उन्हें सहारा देंगे। यादों का सिलसिला टूटा तो उनकी आंखें भीग चुकी थी। आज वही बच्चे जिन्हें उन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर आसमान छूना सिखाया, वही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच रहे थे। उनकी आंखें भर आई। धीरे से बोले, साथी लोग कहते थे, अरे रामनाथ, अपना मकान क्यों बेच डाला? जरा सोच भी लिया होता अपने बुढ़ापे का। तब मैंने सीना चौड़ा करके कहा था कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे की संपत्ति होंगे, वही मेरा सहारा है। लेकिन देख शारदा, अब हालात ऐसे हैं कि यही बच्चे मेरा सहारा बनने के बजाय सोच रहे हैं मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। वारे वक्त। बात करते करते उनकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। वे खुद से ही सवाल करने लगे, क्या यही है मेरी ज़िंदगी की कमाई? यही है उन संघर्षों का नतीजा? उनकी आत्मा जैसे कहरा रही थी, लेकिन साथ ही कहीं एक भीतर एक बारीक सी बगावत की
चिंगारी भी थी। अगर मैंने सब कुछ तुम्हारी राह आसान करने में लगा दिया तो आज तुम दोनों को मुझे पराया समझने का हक किसने दिया। अगली सुबह वे उठे तो पानी लेने के लिए रसोई में गए। तभी रसोई के बाहर से आवाज़ें आने लगी। रमेश और सुरेश आपस में कुछ बात कर रहे थे। रमेश की आवाज़ सुनाई दी, भाई हमारी सब तैयारी हो गई है ना। सुरेश ने जवाब दिया, हाँ भैया, कल बाबूजी को वहाँ ले जाएंगे। यह सुनकर रामनाथ जी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। खनन की आवाज़ हुई। उनका दिल इतने ज़ोर से धड़का कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बेटे सच में उन्हें कहीं भेजने की तैयारी कर रहे थे, और वो भी कल तक। चुपचाप कमरे में आकर अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गई और देर तक सामने की दीवार को देखते रहे। उस दीवार पर शारदा के साथ उनकी तस्वीरें लगी थीं। शादी की तस्वीर, बच्चों के साथ की तस्वीरें, पारिवारिक फ़ोटो। हर तस्वीर देखकर उनका गला रुंध जा रहा था। शारदा, देख रही हो, इन्हीं बच्चों पर भरोसा था तुम्हें। कहती थी हमारी औलाद हीरा है, हीरा, हमारे बुढ़ापे में ये हमारा सहारा होंगे। उनकी आवाज़ टूट गई। आज देख रही हो कैसे सहारा बन रहे हैं ये। आंसू उनके गालों पर बहने लगे। वे उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तभी छोटा पोता आर्यन दौड़ कर आया और बोला, दादाजी आप रो क्यों रहे हैं। रामनाथ जी ने झट से आंसू पोंछे और बच्चे को गोद में बिठा लिया। कुछ नहीं बेटा, आंखों में कुछ चला गया था। दादाजी, मम्मी कह रही थी कल आपको कहीं लेकर जाने वाले हैं, मासूम आर्यन ने पूछा। यह सुनकर रामनाथ जी का दिल फिर से टूट गया। अब तो घर के बच्चे भी जानते थे। उन्होंने बच्चे को प्यार से सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, दादाजी को एक लंबी यात्रा पर जाना है। आप कब वापस आएंगे। इस सवाल का जवाब रामनाथ जी के पास नहीं था। वे चुप हो गए और बच्चे को सीने से लगा लिया। आज उन्हें महसूस हुआ कि शायद ये आखिरी बार है जब वे अपने पोते को गले लगा रहे हैं। शायद वापस न आ पाऊँ बेटा, उन्होंने मन ही मन सोचा। शायद ये आखिरी मुलाकात है हमारी। फिर खुद से बोले, कल तक यहाँ से विदाई हो जाएगी, पता नहीं कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। उनका दिल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आज पहली बार उन्हें लगा कि ज़िंदगी इतनी क्रूर भी हो सकती है। वह सुबह आ ही गई जिसका रामनाथ जी को डर था। आज घर में एक अजीब सी भरी खामोशी थी। रोज़ की तरह बच्चों का शोर नहीं था, बहुओं की हंसी टिटोली नहीं थी। बस एक अनकहा तनाव था। रामनाथ जी की आंखें घर की हर एक चीज़ को ऐसे देख रही थी मानो वो उन्हें अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हों। दोपहर के करीब रमेश और सुरेश उनके पास आए। दोनों के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। रमेश ने बहुत धीरे से कहा, पिताजी तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। रामनाथ जी ने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं। वे धीरे से उठे और अपने कमरे में गए। एक छोटा सा कपड़े का झोला उठाया जिसमें उन्होंने रात को ही शारदा की एक पुरानी तस्वीर, एक छोटी सी गीता और अपना चश्मा रख लिया था। बस यही उनकी कुल जमा पूंजी थी जिसे वे अपने साथ ले जा सकते थे। जब वे कमरे से बाहर निकले तो ना उन्हें अपनी बहुएं नजर आई, ना ही पोते। शायद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जा रहा हूँ। यह सोचकर उनका दिल अत्यंत भारी हो गया। रामनाथ जी ने एक आखिरी नज़र अपने पूरे घर पर डाली। आज सब कुछ उन्हें प्राय लग रहा था जैसे यह किसी और का घर हो और वो एक मेहमान जिसकी विदाई का समय आ गया है। उनके कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। हर एक कदम उन्हें पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। उनका दिल चाह रहा था कि पलटकर अपने बच्चों को सीने से लगा लें और कहें, मत भेजो मुझे कहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। पर उनके स्वाभिमान ने उन्हें रोक लिया। रामनाथ जी ने गहरी सांस ली और घर की दहलीज के बाहर कदम रखा। बाहर गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने ही हाथों से अपने घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर लिया हो। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी के शीशे में अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए रामनाथ जी महसूस कर रहे थे कि धीरे धीरे उनका घर, उनकी दुनिया और उनकी मौजूदगी उन सब के जीवन से दूर हो रही थी। दिल डूबता जा रहा था। सोचने लगे कैसा होगा वो वृद्धाश्रम। दीवारों पर शीलन होगी, एक छोटा सा कमरा जिसमें लोहे का एक पलंग होगा और वहाँ मेरे जैसे ही
कितने बदनसीब बाप होंगे जो अपने बेटों को इंतज़ार करते करते थक गए होंगे। कह रहे थे वहाँ हम उम्र लोगों से मिलकर दिल बहल जाएगा। यह सोचते ही उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। मेरे हम उम्र तो मेरे पोते पोतियाँ थे जिनकी तोतली बातों में मेरा दिल बहलता था। बूढ़ा इंसान बच्चों जैसा ही तो हो जाता है, क्या उन अजनबियों के बीच मेरा दिल बहलेगा? हिम्मत करके उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की बची खुची ताकत को समेट कर एक सवाल पूछा जो उनके दिल को चीरता हुआ बाहर आया। बेटा, बस इतना बता दो कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? सुरेश ने कहा, पिताजी, थोड़ी देर में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर हाईवे पर आ गई। रामनाथ जी ने सोचा, कितने दूर ले जाएंगे ये मुझे? शायद किसी ऐसी जगह जहाँ से मैं वापस भी ना आ सकूँ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर को सीट से टिका दिया। अब उन्होंने खुद को पूरी तरह से नियति के हाथों में सौंप दिया था। उनका मन शांत नहीं, बिल्कुल सुन्न हो चुका था। कुछ देर बाद गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और वह एक बड़े से लोहे के गेट के सामने जाकर रुक गई। पिताजी, हम आ गए, उतरिए, रमेश ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। रामनाथ जी के पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। उनमें उठने की हिम्मत नहीं थी। उनका दिल किसी भारी पत्थर की तरह डूब रहा था। उन्हें लगा जैसे कोई जल्लाद उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जा रहे हों। कांपते हुए हाथों से दरवाजे का सहारा लेकर वे बाहर निकले। एक गहरी सांस भरी और अपनी धुंधलाई आंखों को ऊपर उठाया। रामनाथ जी की सांस रुक गई। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी रूह कांप उठी। सामने था एक विशाल पुराना नीम का पेड़, वही पेड़ जिसकी टहनियों पर झूला डालकर वे अपने बच्चों को झुलाते थे, वही पेड़ जिसकी छाँव में बैठकर शारदा स्वेटर बुना करती थी। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी कांपती हुई नज़रें पेड़ से हटाकर गेट के पीछे देखा और जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। यह कोई वृद्धाश्रम नहीं था, यह तो उनका पुराना पैतृक घर था। वही आंगन, वही तुलसी का चौरा जिसकी हर ईंट में उनकी और शारदा की यादें सांस ले रही थी। वे मूर्ति की तरह अवाक खड़े रह गए। उनके सूखे होठ खुले रह गए और आंखों से अविश्वास और अथाह सुख की एक गर्म धारा बह निकली। तभी रमेश और सुरेश ने उन्हें दोनों तरफ से सहारा दिया। रमेश की आवाज़ भावनाओं से भीगी हुई थी। पिताजी, हम आपको आपकी दुनिया लौटाने लाए हैं। रामनाथ जी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम दोनों ने यह सब मेरे लिए, वे सिसक सिसक कर रो रहे थे। रमेश ने कहा, पिताजी, आपने हमारे लिए अपना ये घर बेचा था। हमारा फ़र्ज़ था कि हम आपका घर वापस दिलाएं। वो मकान हमने इसलिए बेचा है ताकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो सके। लेकिन बेटा, मैं तो समझा था कि तुम मुझे वृद्धाश्रम। रामनाथ जी भरे गले से बोले, अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं? रमेश बोला, तो बेटा, तुम ही तो बातें कर रहे थे कि मुझे मेरे हम उम्र लोगों के पास छोड़ दोगे। सुरेश ने कहा, पिताजी, जब हमने कहा था कि आप अपने हम उम्र लोगों के आसपास रहेंगे तो दिल बहल जाएगा, तो हमारा मतलब वृद्धाश्रम के अजनबियों से नहीं था। हमारा मतलब आपके बचपन के दोस्तों शर्मा चाचा और गुप्ता काका से था, जो आज भी यहीं पड़ोस में रहते हैं। माफ़ करिएगा पिताजी, हमने आपसे सब कुछ छुपाया। हम चाहते थे कि यह आपके लिए सरप्राइज हो। हम चाहते थे कि आप अपनी जड़ों में, अपने लोगों के बीच वापस आ जाएं। रामनाथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वे बस अपने बेटों के चेहरों को देख रहे थे, जिस पर पश्चाताप और अपने पिता के लिए अगाध प्रेम झलक रहा था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आज उनके आंसू बेबसी या दुख के नहीं, बल्कि गर्व, राहत और उस खुशी के थे जो उन्हें लगा था कि उन्होंने हमेशा के लिए खो दी है। वे एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़े और उनके बेटे भी अपने पिता के साथ रो रहे थे। ये आंसुओं का संगम था जहाँ सारे गिले शिकवे धुल रहे थे। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा खुला और उनकी दोनों बहुएं आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उनके पीछे से उनके पोते पोतियाँ दादाजी आ गए चिल्लाते हुए दौड़े और उनकी टांगों से लिपट गए।
यह देखकर रामनाथ जी को लगा जैसे वे किसी सपने में जी रहे हैं। घर अंदर से बिल्कुल नया और आलीशान था। रमेश ने बताया, पिताजी, हमने शहर का वह मकान बेच दिया और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर न सिर्फ यह घर वापस खरीदा, बल्कि इसके पीछे की ज़मीन थी वह भी खरीद कर इसे और बड़ा बना दिया है, ताकि हमारा पूरा परिवार, आप, हम और आपके पोते पोतियाँ सब एक साथ यही रह सकें। उस शाम रामनाथ जी उसी आंगन में, उसी नीम के पेड़ के नीचे अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी गोद में उनके पोते खेल रहे थे और उनके बेटे उनके पास बैठकर पिछली बातें याद कर रहे थे। हवा में गुली मिट्टी की सूंधी महक उन्हें बता रही थी कि वो वाकई में अपने घर आ गए हैं। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे शारदा भी उसी नीम की जड़ों के पास, उसी पुराने चबूतरे पर बैठी अपनी वही मधुर मुस्कान बिखेर रही है और अपनी कोमल आवाज़ में कह रही है, देखा, मैंने कहा था ना, हमारे बेटे हीरा हैं, हीरा। हाँ शारदा, हमारा विश्वास जीत गया। कहते कहते उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।